नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त पलायन पॉलिटिक्स का काल चल रहा है। यह भागम भाग हर चुनाव से पहले देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मानो ये थोक में नजर आ रही है। सवाल यह है कि भागम भाग चुनाव पर कितना असर डाल सकेगी। यूपी की चुनावी सोशल इंजीनियरिंग पर इसका क्या असर होगा? क्या यह भागम भाग महज टिकट कटने की आशंका में हो रही है या फिर इसके मायने कुछ अलग है? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे देश के 3 सबसे बड़े चुनाव विश्लेषकों से। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। यूपी की सियासत में यह आज की सबसे खास तस्वीर है। वर्चुअल रैली के नाम पर मंच सजा, भारी भीड़ उमड़ी और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के 8 बागी अखिलेश की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 17 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। स्वामी ने मंच से योगी को ललकारते हुए मकर संक्रांति को बीजेपी के अंत का इतिहास रचने वाला दिन बताया, तो अखिलेश यादव का जोश भी हाई नजर आया। अखिलेश ने चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा ठोक दिया। 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे, और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। सवाल यही है कि क्या अपनों की केमिस्ट्री से स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ दिया है? क्या हिंदुत्व का नारा अचानक ओबीसी के शोरगुल में गुम हो गया है? यूपी में पलायन पॉलिटिक्स से बीजेपी की टेंशन कितनी बढ़ने वाली है? बीजेपी कभी जाति या कास्ट पॉलिटिक्स की बात नहीं करती, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हुए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की राह पर चलती है। लेकिन यूपी में अचानक मची सियासी भगदड़ ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है, क्योंकि पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर विधायक ओबीसी की उस गैर यादव बिरादरी से आते हैं जिसने 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत की भूमिका लिखी थी। पिछले चुनाव में कुर्मी और मौर्य कुशवाहा मतदाताओं का 57% वोट बीजेपी को, जबकि 18% वोट एसपी को मिला था। वहीं अन्य ओबीसी मतदाताओं का 61% वोट बीजेपी, जबकि 12% वोट एसपी को मिला था। सवाल यही है कि इस भागम भाग का यूपी की चुनावी सोशल इंजीनियरिंग पर क्या असर होगा? टीम न्यूज नेशन। तो उत्तर प्रदेश की दल बदल पॉलिटिक्स का चुनावों पर क्या कुछ असर होगा, ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के 3 सबसे बड़े चुनाव विश्लेषक। प्रोफेसर संजय कुमार सर, आप सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं। यशवंत देशमुख जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप फाउंडर डायरेक्टर हैं सी वोटर के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप गुप्ता साहब, आप सीएमडी हैं एक्सेस माई इंडिया के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने से अखिलेश को एक मंझा हुआ गैर यादव ओबीसी चेहरा मिल गया है जो खुद मौर्य समाज से आता है। साल 2017 में इस वोटर ने बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया था, उसे जरा आंकड़ों के जरिए हम आपको पहले बता दें। गैर यादव ओबीसी का गुणा गणित क्या है उत्तर प्रदेश के लिहाज से? देखिए 2012-2017 का जो अंतर है वो यहां पर आप देख सकते हैं। ये हम कुर्मी और कोयरी जो कम्युनिटी है उसकी बात कर रहे हैं। 2012 में बीजेपी को सिर्फ वोट मिला था 19% इस कम्युनिटी का, लेकिन 2017 में ये बढ़कर 38% बढ़कर 57% मिला। समाजवादी पार्टी के खाते में 2012 में ये कम्युनिटी ने वोट किया था 35% ने, जबकि 2017 में ये 17% घट गया, लगभग आधा हो गया, और 18% के आसपास ही सिर्फ वोट मिल सका था। तो ये अपने आप में एक आंकड़ा है जो बता रहा है कि किस तरीके से गैर यादव जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, वो किस तरीके का ट्रेंड करते रहे। लेकिन प्रोफेसर संजय सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, ये जो पूरी भागम भाग की पॉलिटिक्स पिछले कुछ दिनों से चल रही है, इसका कुछ फायदा होता आपको नजर आता है सर समाजवादी पार्टी के लिहाज से? बिल्कुल फायदा होगा समाजवादी पार्टी को। वजह सिर्फ नंबर्स की नहीं है कि कितने मंत्री छोड़ करके गए बीजेपी को और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, कितने एमएलए छोड़ करके गए बीजेपी को और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी जाति को देखें। ये सारे के सारे लोग लोअर ओबीसी कास्ट से हैं
और समाजवादी पार्टी ने इन चुनाव में एक गठबंधन बनाया है। समाजवादी पार्टी को इस बात पर भरोसा है कि अगर इन चुनाव में उनका यादव, मुस्लिम और लोअर ओबीसी का गठबंधन होगा तो इस गठबंधन के बदौलत वो बीजेपी को हरा सकते हैं। तो इन्हीं जाति के लोग नेता जो बीजेपी में पहले थे, ये सब शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में। इससे एक लार्जर नैरेटिव बनाने में सफलता हासिल हो रही है समाजवादी पार्टी को। एक लार्जर नैरेटिव क्या बन रहा है? लार्जर नैरेटिव ये है यूपी में कि बीजेपी के 5 साल के शासनकाल में ऐसे नेताओं को जो बीजेपी में थे लेकिन उन जातियों से बिलोंग करते थे, लोअर ओबीसी कास्ट, उनकी अनदेखी की गई है, उन्हें रॉ हैंड मिला है, उनकी अनदेखी हुई और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। तो एक भेदभाव की जो भावना है कि अपर कास्ट डोमिनेटेड बीजेपी ने लोअर कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव किया, इस बात को समाजवादी पार्टी बल देने में सफल होगी। इस वजह से समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यशवंत सर, आप भी क्या इस दलील से सहमत हैं? तब जबकि इस वक्त जो हम इस तस्वीर दिखा रहे थे आज ही की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो अपने एक दलित कार्यकर्ता के घर जाकर खाना खा रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जातिगत समीकरण को देखें तो केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह जैसे चेहरे उनके पास भी हैं जिनको वो आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये बताते हुए कि देखिए हमने तो हर किसी को बराबर मौका दिया है और सम्मान दिया है। यशवंत सर, देखिए जो संजय जी कह रहे हैं वो उसी बात को मैं हाँ में हाँ मिलाते हुए उससे थोड़ा सा बस आगे ले जाने की कोशिश करूंगा कि इस पूरी एनालिसिस में जब भी हम लोग किसी नेता के आने या जाने की हम चर्चा करते हैं तो सामान्य रूप से हमसे एक गलती होती है उस नैरेटिव में या उस ब्लैंकेट एनालिसिस में। हम ये मान के चलते हैं कि जिस कम्युनिटी या जिस जाति का वो नेता प्रतिनिधित्व कर रहा है 100% मतदाता उस जाति के उन्हीं के साथ में लगे। 100% यादव तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ में भी कभी नहीं रहे, 100% लोध कभी कल्याण सिंह जी के साथ में नहीं रहे, 100% जाट कभी अजीत सिंह जी के साथ में नहीं रहे। तो ये बाकी नेताओं की तो बात आप जाने की छोड़ दीजिए। दरअसल ये नेता जितने भी इस समय जिनका ट्रांजिशन इधर से उधर किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी में हो रहा है और जो छोटी किसी भी ओबीसी या नॉन ओबीसी किसी भी तरीके की जाति का नेतृत्व करने की बात करते हैं, इनमें से कोई भी नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, पैन यूपी लीडरशिप रखने की इस समय बात नहीं कर सकता। पैन यूपी छोड़ दीजिए, ये पैन रीजन भी लीडरशिप की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है इन सभी नेताओं का, जितने भी ये छोटे नेता हैं जो जा रहे हैं इधर से उधर, उन सबका कुछ एक जिलों में जरूर अपना अपना बहुत प्रभाव वाला इलाका है। बीजेपी के साथ में अभी फिलहाल दिक्कत ये दिख रही है कि दो तीन जिले के प्रभाव वाले ऐसे 4-5 नेता ऐसा लगता है जैसे उससे छिटक कर सामने वाले की तरफ चले गए हैं। इसलिए खासतौर पर पूर्वांचल में 8-10 जिले ऐसे एकदम से अब लग रहे हैं देखने में जहां बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सोचना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं इसलिए उनके साथ में पूरा ओबीसी जो है वो शिफ्ट हो रहा है एसपी में, ये वैसा ही सोचना होगा जैसे कि 2014, 2017 या 2019 में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की जीत जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण। ये पहले तय करना पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य नरेंद्र मोदी के कंधे पे खड़े होकर के जीते थे या नरेंद्र मोदी स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर खड़े। बिल्कुल, प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रदीप सर, नेताओं का बीजेपी को छोड़ना एक नैरेटिव सेट करता है जिसका चुनावी असर होगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है? थोड़ा बहुत असर होगा, क्या आपको ऐसा लगता है? या एक तीसरा पहलू जो इसमें लगातार बताया जा रहा है वो ये कि देखिए जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है, जिसको विपक्ष कहता है कि ये तो हिंदू मुसलमान की राजनीति है जिसमें जाति कहीं गौण हो जाती है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए अनुराग जी, मैं यशवंत जी की बात से बहुत हद तक तवज्जो रखता हूं और उन्होंने जैसे बताया ये नेता जा रहे हैं, ये पब्लिक जा रही है या नहीं जा रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहां तक उनका वर्चस्व, जो भी नेता है उनका वर्चस्व राज्य के कितने हिस्से में है वो देखना बहुत ज़रूरी है नेता के स्तर पे। आप उसका सीधा उदाहरण उस बात से ले सकते हैं कि 2019 के अंदर बीएसपी और सपा और आरएलडी तीनों ने मिलके चुनाव लड़ा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लें बसपा का जो 21% दलित वोट आता है जी, और प्लस 2% करीब जाट का वोट आता है, 23% जी। तो ये 23% और यादव और मुसलमान जो कि सपा का अलाइंड वोट कहा जाता है वो करीब 29%।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 और ये 23, तो 53% वोट बनता है, लेकिन उनको वोट मिला 39%। चलिए वोट एक बात है, शेयर, बट सीटों में क्या हुआ? बिल्कुल, सीटों में 15 सीटें गठबंधन को और 64 सीटें बीजेपी को। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये जरूरी नहीं है कि जनता भी नेता के साथ साथ खींची चली जाए। हाँ, 100% का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि मेजॉरिटी भी चली जाए तो ऐसा कभी होता नहीं है, खासकर क्षेत्रीय, उसमें भी बहुत छोटे से हिस्से का क्षेत्र, एक रीजन भी नहीं कह सकते आप उत्तर प्रदेश का जी। और ये मौसम होता है, एक मौसम होता है, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होते हैं दल बदल का एक मौसम आता है और उसके तहत अपने अपने लोग अपने अपने हिसाब से अलाइनमेंट को फिर से रीअलाइन करते हैं। यकीनन अभी तो ये शुरुआत हुई है। सर कुछ और आंकड़े दर्शकों को दिखाते हैं जरा, और उन आंकड़ों के साथ कुछ सवालों के साथ मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। जो गैर यादव अन्य ओबीसी वोटर्स हैं, उनका किस तरीके का प्रदर्शन रहा है, उन्होंने किस तरीके से वोट किया है पॉलिटिकल पार्टीज को 2017 की भी अगर बात की जाए तो वो आंकड़े भी जरा हम आपको दिखा दें। देखिए जो गैर यादव ओबीसी हैं उनका गणित आपके सामने है। 2012 और 2017 का ये अंतर है, जहां पर आप देखेंगे कि जो गैर यादव ओबीसी हैं, अन्य ओबीसी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 14% लोगों ने वोट किया था 2012 में, लेकिन एक साथ 47% का जंप यहां पर दिखा और 2017 में यह बढ़कर हो गया 61%। समाजवादी पार्टी को 2012 में अन्य ओबीसी का 28% लोगों का वोट मिला था और जो घटकर 2017 में 12% हो गया, यानी 16% की यहां पर एक बड़ी कमी, एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को देखने को मिलता है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यशवंत सर आपसे समझना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देखिए नेताओं के जाने से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर एक्शन और उनके चेहरे पर। आपको लगता है कि वाकई जो मतदाता है उस पर भी ये बातें असर डालती हैं? देखिए, मतदाताओं के ऊपर बहुत सारी चीजें असर डालती हैं और बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अब ये मुद्दे में हमारी अक्सर ये लिमिटेड समझ होती है कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में काफी हद तक केवल और केवल जाति के ऊपर वोट पड़ते हैं। केवल जाति के ऊपर वोट कभी नहीं पड़ते, उसके अलावा भी होता है। केवल डेवलपमेंट पे भी वोट नहीं पड़ते, दोनों ही बातें अर्ध सत्य हैं। एक समाज का हिस्सा है जो जाति को महत्व देता है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ में ही ये भी देखना पड़ेगा कि 7 साल में नरेंद्र मोदी ने दरअसल इंदिरा गांधी की गरीब वाली पॉलिटिक्स या गरीब वाले मैंडेट को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। और बॉटम ऑफ द पिरामिड में अगर आप बात करें तो अक्रॉस द पार्टी लाइन जो गरीब तबका है, उस गरीब तबके को अपनी सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उससे जो है काफी हद तक प्रभावित किया है। 2014 के बाद में 2019 के लोकसभा तक आते हैं, 2017 में भी हमने देखा उज्ज्वला स्कीम के कारण बहुत सारी महिलाओं ने उनको वोट दिया अलग से जाके। अब वो स्कीम का उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन क्या बाकी स्कीम नई नहीं आ गई? अगर आप कहीं पर भी जाएं तो गरीब लगातार कह रहा है 2 साल में हमको अनाज मिला है, राशन मिला है, छत मिली है आवास योजना में, अकाउंट में पैसे मिले हैं, शौचालय मिला है। ये वो सोशल वेलफेयर स्कीम है जिनका लाभ मिला है और उसी के कारण नरेंद्र मोदी उस तबके में अपनी पैठ बनाने में कामयाब हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है, ये मैं मानता हूं कि हाल फिलहाल में महंगाई जिस तरीके से विकराल तरीके से बढ़ रही है या बेरोजगारी की समस्या जो रही है उसका एक इम्पैक्ट है, उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन केवल जाति के ऊपर ये सारे मुद्दे पीछे हो जाएंगे डेवलपमेंट के और जो डिलीवरी हुई है उसको कोई महत्व ही नहीं मिलेगा, ये मैं मानने को तैयार हूं। प्रोफेसर संजय सर, यही सवाल, मोदी का चेहरा, योगी का काम, योगी का चेहरा और साथ ही साथ वेलफेयर स्कीम्स जिनका असर 2014 से अब तक लगातार दिखता रहा है जमीन पर, ये एक बड़ा मुद्दा है बनस्पत नेताओं की भागम भाग पॉलिटिक्स के मुकाबले। मुद्दे तो दोनों ही हैं अनुराग। ये जरूर है कि बीजेपी ने जो कुछ भी काम किया, आपने वेलफेयर पॉलिटिक्स का जिक्र किया, वेलफेयर स्कीम्स का जिक्र किया, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। किस हद तक मिलेगा वो देखने की बात है। कटिंग अक्रॉस कास्ट कम्युनिटी लोग कहते हैं कि इन वेलफेयर स्कीम्स का फायदा हुआ है। तमाम तरह के स्कीम्स लेकर के सरकार आई, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, और केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, बीजेपी की, तो लोग बीजेपी को इसका श्रेय देते हैं जी। लेकिन ये जो भागम भाग है जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं, इसका भी एक महत्व है। ये जरूर है, प्रदीप जी ने भी और यशवंत जी ने भी इस बात को उठाया
कि किस हद तक इनके समर्थक इनके साथ जाएंगे। जब ये बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो नेता तो शिफ्ट कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल गिनती है, वो हम देख सकते हैं। बिल्कुल वो उनकी फोटो ट्वीट की जा रही है कि कैसे वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, लेकिन इनके जाने से कहीं इस बात का संकेत क्लियर नहीं मिलता है कि इनके कितने समर्थक जाएंगे। ये जरूर है, यशवंत जी ने भी इस बात का जिक्र किया, 100 के 100 तो नहीं जाते, लेकिन ये भी नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ नेता चले गए और उनके समर्थक उसी पार्टी में रह जाएंगे। यकीनन ऐसा भी नहीं होने वाला है। बीजेपी को इसका नुकसान तो जरूर होगा, कितना होगा आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। लेकिन यूपी की सियासत में जो मौर्य वोटर हैं वो कितना महत्वपूर्ण हैं, ये भी हम आपको बता दें। जो जानकारी मिलती है, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 25 ऐसे जिले हैं जहां पर इनका असर है। और वो कौन कौन से जिले हैं, उन जिलों का जिक्र कर दें जरा एक बार आपको बता दें। देखिए, गोरखपुर, ये हम नक्शा आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, बांदा, ये वो तमाम इलाके हैं, ये तमाम जिले हैं जहां पर जो मौर्य वोट हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अहम हैं। और मौर्य वोटर या मौर्य वोट अहम क्यों हैं, ये भी हम आपको बता दें जरा। दरअसल में उत्तर प्रदेश में जो हिंदू ओबीसी हैं वो तकरीबन 42% के आसपास हैं। इसमें जो गैर यादव ओबीसी हैं उनकी हिस्सेदारी 31% के आसपास है। इसमें भी जो मौर्य वोटर हैं उनकी आबादी 5% के आसपास है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 25 ऐसे जिले हैं जो हमने आपको दिखाए भी, जहां पर मौर्य वोटर का असर है। 60 से 70 सीटों पर सीधा असर आता है और जहां पर मुकाबला कांटे का होता है वहां पर मौर्य वोटर निर्णायक भूमिका में किंग मेकर के तौर पर लगातार सामने आते रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता सर भी हैं। प्रदीप सर, हम मौर्य वोटर्स की क्या कुछ अहमियत है वो आंकड़ों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये कि तब जबकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा हो, तब जबकि विकास के मुद्दों को गिनाया जा रहा हो उपलब्धि के तौर पर, तब क्या वाकई जातिगत खांचों में नेताओं के आने जाने के आधार पर असर पड़ेगा बहुत ज्यादा, ये सोच हावी होती नजर आ सकती है क्या? अनुराग जी, जय मौर्य वाली बात कर ले पहले। जो आपने सारे ज़िले दिखाए उसमें ज़्यादा करके एक अयोध्या को छोड़ दें, जो कि हम मानते हैं कि सेंट्रल यूपी या अवध में आता है, बाकी सारे के सारे आपने पूर्वांचल के गिनाए। तो एक और मैं जातिगत समीकरण के आधार पे आपको बात बताऊं, यदि सपा की बात करें तो सपा का बड़ा वोट जो है मुस्लिम यादव के चलते आता है, और तीसरा अभी जो अलायंस हुआ जाट का, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। दिक्कत ये है यहाँ पे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है बनिस्बत की पूर्वी यूपी के। रह गई बात यादव की संख्या, तो वो सेंट्रल और ब्रज के अंदर बहुत हद तक शामिल है। तो जब तक इन चारों जातियों का, जिसका कि आप असली मायने में गठबंधन कहते हैं, जब तक इन चारों जातियों का वोट शेयर निर्णायक ना हो, कहने का मतलब 30 से 40% ना हो जिस विधानसभा में, जब तक ये गठबंधन वाली जो बात होती है जातिगत समीकरण की इंजीनियरिंग या कंसोलिडेशन, वो बात नहीं बनती है। तो आप ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जातियां तो जो नंबर है वो तो आपने गिनाए सही है, बट वो कहां पर व्याप्त हैं, क्या उनका टोटल 40% के ऊपर हो रहा है उस विधानसभा में? यदि हो रहा है, इसका मतलब है उनका पलड़ा भारी है। आपको लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले पूर्वांचल में ये पलड़ा ज्यादा भारी है? नहीं, मुझे ये लगता है जो आपने बताया, इन तीनों चारों जातियों का जो समावेश करें, टोटल करें, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मौर्य की संख्या यादव की संख्या ना के बराबर है। वजह इसके कि जाट और मुसलमान जी बाहुल्य मात्रा में। पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी हमको 3 भाग में बांट के देखना पड़ता है, एक डौब है, एक ब्रज है और एक रोहिलखंड है। बिल्कुल। तो वहां पर भी आप पाएंगे कि अलग अलग जातिगत समीकरण हैं। सवाल यह आता है कि कहां 40 के ऊपर बने, तो आप ये कह सकते हैं 40 के ऊपर एक जाति का या सारी जातियों का ग्रुप जो है वो उस पार्टी के लिए निर्णायक साबित होगा जिसको कि वो बिलोंग करते हैं। ठीक है यशवंत सर, जिस नैरेटिव की बात शुरुआत में संजय सर ने की थी, क्या आपको लगता है कि ये तमाम नेता जो अब बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं, ये अपने सुविधा के हिसाब से वो नैरेटिव भी बना पाएंगे और उस नैरेटिव का फायदा सियासी तौर पर ले पाएंगे कि हमारी उपेक्षा यहाँ पर लगातार होती रही, तब जबकि बीजेपी कह रही है कि 5 साल से कर क्या रहे थे? देखिए, एक बात आपको बताएं, पहली बात तो मैंडेट में
जनता अपने लिहाज से चीजें देखती है और करती है। आप 4.25 साल तक लाल बत्ती लेके घूमे और अंतिम 15 दिन में आपको एकदम से लगे कि सरकार में वंचितों की और दलितों की और पिछड़ों की और गरीबों की उपेक्षा हो रही थी, तो आप 4.25 साल तक जो है लाल बत्ती लेके क्यों घूम रहे थे इस सरकार में, आप क्या कर रहे थे? ये चीजें उतनी मायने नहीं रखती। देखिए, नेता जमीनी होते हैं। मैं संजय भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इन नेताओं का अपना जमीनी आधार जरूर होता है, लेकिन और उस आधार में उन जिलों में उनका असर भी पड़ता है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन साथ में हमें एक लार्जर मैंडेट पे भी ध्यान देना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा है कि इन नेताओं के जाने आने का, अब आप मौर्य साहब की बात कीजिए, वो अकेले तो इस सरकार में मौर्य नेता नहीं थे ना। एक अदर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी ने भी केशव प्रसाद मौर्य को बना के रखा हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले ही उस कम्युनिटी के नेता रहे। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज कि क्या ऐसा है कि इस पूरे इस कुनबे में, इस पूरी सियासी उठापटक में हम मान लें कि इनके जाने के कारण सारी चीजें स्विंग हो रही हैं, सारी चीजें इधर से उधर एक साथ होके चली जा रही हैं। ये भी देखिए, ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ एम्प्टी, आधा भरा है आधा खाली है। यशवंत सर, माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं। सप्लीमेंट सर आपसे समझना चाह रहा हूं। कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, अलग पार्टी बनाई थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 4 सीटों पर सिर्फ उनकी पार्टी के विधायक चुनकर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डेंट बहुत ज्यादा किया था। क्या ये फैक्टर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इन पर लागू नहीं होता? कतई नहीं, कतई दूर दूर तक नहीं। ये सारे नेता जितने उत्तर प्रदेश में इस समय बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी को छोड़ दीजिए या मायावती जी को छोड़ दीजिए, जितने भी बाकी नेता हैं, इंक्लूडिंग योगी और इंक्लूडिंग उनके बड़े चैलेंजर अखिलेश यादव, ये सारे लोग कल्याण सिंह जी जैसे नेता के आधार या उनके व्यापक उसके आगे कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? कल्याण सिंह जी का जाना एक बहुत बड़ी चोट इसलिए थी क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे और बीजेपी छोड़ के गए थे। ये जो नेता जा रहे हैं ये बीजेपी के नेता कतई नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में 6 पार्टियों में रह चुके हैं। हर 5 साल में वो पार्टी बदलते हैं। अब सवाल ये है, मैंने आपसे एक लाइन का सवाल पूछा था, उसी में उसका जवाब निहित है। सवाल ये है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जीते या नरेंद्र मोदी के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीटें या जीते या उनकी नेतागिरी चली? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण 2007 में मायावती जीती या मायावती के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य जीते थे? बिल्कुल सर, आपके सवाल में ही जवाब है और हर दर्शक इस सवाल का जवाब जानता है। बहुत ही सरल शब्दों में उसको पता है कि जमीनी स्थिति क्या है। लेकिन इन सब के बीच संजय सर, मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले एक जरा आंकड़ा दिखा दे। पूर्वांचल की जो 10 जिले हैं वहां पर नोनिया जो वोट है, वोटर्स हैं, वो प्रभावशाली हैं। इस तरीके की जानकारी लगातार रिपोर्ट्स में सामने आती रही है। 2017 में बीजेपी को नोनिया जो चौहान कम्युनिटी है उसने 90% वोट मिले थे। ये इस तरीके की जानकारी भी सामने आती है, यानी कि दारा सिंह चौहान की किस तरीके की का प्रभुत्व है। ये हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं। यहाँ पर दरअसल में जो दारा सिंह चौहान अपने आप में एक बड़े नेता हैं यकीनन तौर पर उस क्षेत्र में, उनकी जाति का प्रभाव किन इलाकों में है वो हम आपको दिखा रहे हैं। खासकर यहाँ पर भी वही स्थिति है जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि पूर्वांचल के ही ज़्यादातर इलाके हैं। बलिया, बहराइच, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, मधुबन, कुशीनगर, ये वो तमाम इलाके हैं, वो तमाम बेल्ट हैं जहां पर इस कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा असर है। लेकिन संजय सर, फिर वही बुनियादी बात, दारा सिंह चौहान के पार्टी छोड़ने से क्या जो पूरी जाति है उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से खुद को अलग कर लेगा? वो भूल जाएगा कि मोदी का चेहरा भी है जिसको उन्होंने चुना होगा 2014 में, 2019 में। योगी आदित्यनाथ की भी अपनी उपलब्धि रही होंगी जो बीजेपी गिनाती है, लॉ एंड ऑर्डर और एक्शन के मोर्चे पर, वेलफेयर स्कीम्स जो सीधे उन तक पहुंच रही होंगी। अनुराग, ये मानना कि बीजेपी को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, ये तो मैं नहीं मानता। इसका नुकसान तो बीजेपी को जरूर होगा। अब देखिए हो क्या रहा है, बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान होने की गुंजाइश है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का एक जाट वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, उसका बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी ने यह कोशिश की थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका है यूपी के चुनाव में क्योंकि वहां से तकरीबन 150 सीटें आती हैं। लेकिन ये सब जो घटनाक्रम चल रहा है, ये जो सारे नेता बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं आज या इसके पहले, चाहे वो राजभर हो, चाहे
अन्य नेताओं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं अभी, ये सारे के सारे नेताओं का कंसंट्रेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अगर थोड़ा सा भी वोट इनके समुदाय का बीजेपी से समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होता है तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा असर डाल सकता है। ये जरूर है कि अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो शिफ्ट होगा और इसका नुकसान बीजेपी को होगा, थोड़ा कम है और सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को। ये भी कहा जाता है कि 2017 में भी अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती तो वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के आधार पर जीती थी, और 2022 तक आते आते बीजेपी का वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बिखर रहा है। क्या वाकई ऐसा लगता है आपको? देखिए, अब ये तो चुनाव के नतीजे बताएं, ये जो आंकड़े हैं उसमें फिलहाल इस तरीके का जो एक एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होता है 5 साल के बाद में, वो जरूर दिखा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि महंगाई और बेरोजगारी ये 2 बड़े मुद्दे बन के उभर रहे हैं, जिसके कारण 2-4 होना पड़ेगा। एक बात और महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहूंगा कि नाराजगी जो लोग छोड़ के गए हैं या जो जिनको थोड़ी बहुत नाराजगी है, ब्राह्मणों के जो छिटकने की नाराजगी है, ये सारी नाराजगी व्यक्तिगत रूप से बोली जाती है भाई मुख्यमंत्री से है, सामान्य रूप से उनके काम करने की पद्धति से लेके है। लेकिन क्या ये नाराजगी बीजेपी से है, क्या ये नाराजगी प्रधानमंत्री से है? ये एक बड़ी बात आपने है। फिर वो एक सवाल खड़ा किया है सर, जिसका जवाब अमूमन ज्यादातर वोटर्स के पास होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए आपका ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय कुमार सर, यशवंत देशमुख जी और प्रदीप गुप्ता सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया 2022 के इस महादंगल में जुड़ने के लिए और आंकड़ों का मतलब क्या है ये सरल शब्दों में समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।